तो ये चालू करते हैं हम लोग समसामयिकी क्रॉनिकल। जून के करंट अफेयर हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य समाचार से। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर। वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों, 50,000 कॉमन सर्विस सेंटर एवं लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 25 मिलियन से अधिक किसानों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी करी। तो कुल मिला के किसान सम्मान सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में। मोदी जी ने अपने यहाँ किसान सम्मान सम्मेलन करवाया 18 जून को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है? पीएम किसान योजना जिसे कहते हैं। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। कोरोना से 1 साल पहले जो है इन्होंने चालू करी थी किसान सम्मान निधि। इसमें 4 महीने में 2,000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है। प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। तो कुल मिला के 6,000 रुपये दिए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। तो ये कोई पूछे कि भाई राज्य सरकार का कुछ है? राज्य सरकार कुछ नहीं है, भारत सरकार देती है 100% रुपये। साधो जगदर्शन मेला महोत्सव ये लखनऊ में हुआ है। उर्दू अकेडमी सभागार में साधो जगदर्शन मेला का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? लखनऊ में किया गया। आयोजन उड़ान फाउंडेशन द्वारा किया गया है। इस उत्सव का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और कबीर की जयंती की शिक्षाओं को उजागर करना है। तो कबीरदास की जयंती कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। कबीरदास की जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ पूर्णिमा को। कबीर की जो किताबें हैं कौन कौन सी हैं? कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक, साखी और पंचवाणी। ठीक है, पंचवाणी, साखी, बीजक, अनुराग सागर और कबीर ग्रंथावली। तो इसमें अनुराग सागर एक ऐसा है जो नया सा है और पंचवाणी नया सा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसमें क्या हुआ है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में मेजर ट्रांजिट हब के रूप में स्थापित करा जाएगा। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल के आधार पर इसे विकसित किया जा रहा है। तो पूछेंगे कि भाई स्विट्जरलैंड के आधार पर कौन सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है? नोएडा हवाई अड्डा। या फिर ये पूछ सकते हैं कि नोएडा हवाई अड्डे को किसके आधार पर विकसित किया जा रहा है? वो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे के आधार पर। स्विट्जरलैंड बनाने वाले हैं नोएडा को। पहले चरण का निर्माण कार्य चल रहा है। 4 चरणों में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये हवाई अड्डा बनाया जाएगा, हवाई अड्डा बनाया जाएगा। 5 जिले 100% कैच द रेन लक्ष्य हासिल करने में सफल हो गए। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से 5 जिले हैं? कैच द रेन को हासिल कर लिया उन्होंने। पीलीभीत, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा। पीलीभीत, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा और अम्बेडकर नगर। ये इसमें सरकारी और अर्ध सरकारी भवन जो है वो पानी को बचाते हैं, वर्षा वाले पानी को 100%। तो ये कैच द रेन जो है वो अभियान है। ये 2019 में चालू हुआ था। छोटी नदियों, यह पहल पारंपरिक जल निकायों, छोटी नदियों का पुनरुद्धार, वाटरशेड विकास, वनीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर देती है। तो कितने जिलों ने कैच द रेन के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं? 5 जिलों ने। फिर यह उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण घटना क्या है? 19 जून को लखनऊ स्थित मध्य कमान युद्ध स्मारक, सेंट्रल कमांड वार मेमोरियल, जिसे स्मृतिका के नाम से जाना जाता है, जनता के लिए खोल दिया गया। तो स्मृतिका जो है सेंट्रल कमांड वार मेमोरियल, एक वार मेमोरियल कहाँ खोला गया है भाई? लखनऊ में खोला गया है। वार मेमोरियल जनता के लिए कहाँ खोला गया? लखनऊ में, जिसका नाम है स्मृतिका। 8 जून को IIT कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए UAS ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग उड़ान कार्यक्रम चालू किया है। ठीक है जी। तो पहली बात कि उड़ान कार्यक्रम किससे संबंधित है? ड्रोन से संबंधित है। ठीक है, ड्रोन स्टार्टअप से संबंधित है। किस IIT ने चालू किया है? IIT कानपुर ने चालू किया। बस इतना याद करना है। IIT कानपुर, ड्रोन और उड़ान एक ही बात है। हाल ही में RBI ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो भाई किसका लाइसेंस रद्द किया गया है? एक सहकारी बैंक का रद्द किया गया। कहाँ की है वो? गाजीपुर की है। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति विश्व का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला जाएगा, जिसका नाम जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र रखा गया है।
ठीक है। गिद्धों के लिए जो कि एशियन किंग प्रजाति है, उसके लिए प्रजनन केंद्र खोला गया है महाराजगंज जिले में, जिसका नाम है जटायु। सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश में जल्द ही नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। ठीक है। सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण मिल गए हैं, इसलिए नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की 10वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान ये घोषणा कर दी गई है। तो कहाँ बाघ अभयारण्य बनाया जा रहा है? सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघ अभयारण्य बनाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2025 से लेकर 29 तक प्रत्येक वर्ष नोएडा के प्रमुख बाइक रेसिंग इवेंट मोटो जीपी आयोजित करने के लिए स्पेन के डोरना स्पोर्ट्स और भारतीय भागीदार फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ सहयोग की घोषणा की है। डोरना स्पोर्ट्स और फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ये चालू करेंगे मोटो जीपी 2025 से लेकर 29 तक उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग फर्रुखाबाद के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल संकेसा में पर्यटक सुविधाओं के लिए 30 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो निवेश जो है बौद्ध स्थल संकेसा के लिए किया जा रहा है फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद में कौन सा स्थल है बौद्धों का? संकेसा। साउथ कोरिया और अयोध्या के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए अयोध्या में सरयू नदी के तट पर क्वीन हो मेमोरियल पार्क जल्द ही निर्माण के पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। तो एक क्वीन हो मेमोरियल पार्क बनाया जा रहा है, वो साउथ कोरिया और अयोध्या के बीच में संबंध बनाने के लिए है। ये सरयू नदी के तट पर है। मुरादाबाद की अंशिका हैं जिन्होंने यूपी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। तो यूपी की आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन जीत गई है? मुरादाबाद की अंशिका। बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरणों का विलय हो गए के विलय का निर्देश वगैरह दे दिया गया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उभर जान दो भैया, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, ये ख़त्म हो गया यूपी का करंट अफेयर। और अब हम आ गए बिहार करंट अफेयर पे। उच्च न्यायालय ने राज्य में 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है। तो बिहार ने 65% आरक्षण लगा दिया था, उसे पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये कानून अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ये हुआ बिहार में 65% आरक्षण को रद्द कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कर दिया मोदी जी ने। बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार में गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने की थी। कुछ 427 या कुछ ऐसे ईस्वी में करी थी, और 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 वर्षों तक सक्रिय रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। यह क्या कहते हैं 1193 ईस्वी में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट करने के लिए बौद्धिक गतिविधियों का नष्ट किए जाने तक बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। तो इसे किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तर बंद हो गई, वो खिलजी वहाँ पे आग लगाने गया था। और किसका सेनापति था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी नालंदा की। 5वीं शताब्दी के शुरुआत में बिहार में गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा विश्वविद्यालय की पुनः खोज की गई। तो इसकी नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से कब खोदा गया था? 1812 में। ठीक है, 1812 में ही खोद दिया था इन्होंने। और किसने खोदा था? स्कॉटिश था एक आदमी जिसका नाम है बुकानन हैमिल्टन ने खोद दिया था इसे। और नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत। यूनिसेफ ने बिहार में 10 ग्राम पंचायतों में चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत की शुरुआत की है। बिहार के 2 पक्षी अभयारण्य रामसर सूची में शामिल कर लिए गए। तो बिहार के 2 अभयारण्य रामसर सूची में शामिल हो गए। तो एक है नागी पक्षी अभयारण्य, दूसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य। नागी नकटी
ये पक्षी अभयारण्य हैं जिनको रामसर सूची में शामिल कर लिया गया। रामसर कन्वेंशन 1971 की है। रामसर कन्वेंशन 1971 की है। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में 82 आर्द्र भूमियाँ, भारत चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। ठीक है। तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि है इंडिया में और चीन में। भारत में कितनी आर्द्र भूमि है? 82 आर्द्र भूमि है। कितनी आर्द्र भूमि है? 82। सर्वाधिक संख्या यूनाइटेड किंगडम में है, 175 है। इसके बाद मैक्सिको में 144 है और थर्ड नंबर पे इंडिया में 82 है और चाइना में भी है। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है जी। 2 को आर्द्र भूमि दे दो हमको। ठीक है, 2 को आर्द्र भूमि दे देते हैं। ठीक है। बिहार के अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम कौन से हैं? कि भाई 20 जून को राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार के 4 प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल की शुरू करने की मंजूरी दे दी है। वो कौन कौन सी है? मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। 18 जून को चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना CIMP ने संयुक्त राज्य अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सार्वजनिक नीति पर सहयोगात्मक अध्ययन को बढ़ावा देना है। अन्य राज्य संबंधित घटनाक्रम। ठीक है। अन्य राज्य संबंधित घटनाक्रम कौन कौन से हैं? फालतू है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। बस यही है कि बिहार में 4 प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल चालू होने वाली है। इनका नाम है मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। और क्या है, आर्द्र भूमियाँ कितनी हैं? 82 हैं। और साहब 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं और कुछ नहीं है। भारत का स्थान आर्द्र भूमियों में नंबर 3 पर है। नंबर 1 पर यूनाइटेड किंगडम का है, सेकंड पर मैक्सिको का है। अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर। मध्य प्रदेश में PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस का उद्घाटन कर दिया। मुख्यमंत्री ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान का उद्घाटन किया। ठीक है। तो भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान चली है। कहाँ से चली है? भोपाल से जबलपुर चली है पहली उड़ान PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस की। और किसने करी है? मोहन यादव ने करी है। राजस्थान की खबरें हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। भजन लाल शर्मा जो है उनके मुख्यमंत्री, उन्होंने महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट का विकास कर रही है। इसमें उदयपुर, चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंडा, कुंभलगढ़, देवर, छपली, चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट परियोजना का नाम बदलकर महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट कर दिया गया है। गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। गुजरात में सर्वाधिक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है। तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित किस में है? नंबर 1 में कौन है? गुजरात है। गुजरात पहले स्थान पर है, 11 गीगावाट बना रहा है गुजरात। 11.82 इतने गीगावाट बना रहा है गुजरात। ये है नंबर 1 पर पवन ऊर्जा क्षमता के रूप में। पवन ऊर्जा क्षमता के रूप में नंबर 1 है गुजरात। जबकि तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक जो है तीसरे स्थान पर है। तो नंबर 1 पवन ऊर्जा में कौन है? गुजरात है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। गुजरात 14,000 मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा के साथ राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। मतलब कि राजस्थान सौर ऊर्जा में नंबर 1 है, गुजरात सेकंड नंबर पर है। ठीक है जी। सौर ऊर्जा में कौन है? गुजरात सेकंड नंबर पर है और राजस्थान नंबर 1 पर है। और पवन में गुजरात नंबर 1 पर है और तमिलनाडु सेकंड नंबर पर है। मई 2024 के अंत में गुजरात में कुल 28,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता थी, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। तो अक्षय ऊर्जा के नंबर 1 कौन है? गुजरात है। अक्षय ऊर्जा में कौन है? नंबर 1 गुजरात। जम्मू कश्मीर की खबर है। विश्व में सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन चला है रेलवे का। ठीक है। तो कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। चिनाब नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पर बना चिनाब रेल ब्रिज वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये रियासी बारामूला मार्ग पर रेल परिचालन कर रहा है। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने।
20 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया था। जम्मू कश्मीर एवं न्यूजीलैंड के मध्य कृषि साझेदारी, तो कृषि साझेदारी जम्मू कश्मीर के साथ कर रहा है, न्यूजीलैंड के साथ में कर रहा है। स्थानीय भेड़ पालन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की विश्व स्तरीय तकनीकों का लाभ उठाने पर जोर देती है। ठीक है जी। उड़ीसा की क्या खबर है? मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। ये उड़ीसा के तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, तीसरे आदिवासी तीसरे हैं ये। पूर्वोत्तर राज्य पेमा खांडू तीसरी बार अरुणाचल के मुख्यमंत्री बन गए। तो अरुणाचल के मुख्यमंत्री कौन बन गए? पेमा खांडू बन गए तीसरी बार लगातार। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 में। तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 में। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 1987 में। असम में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया गया। असम में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया है असम में। निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया है बाल विवाह को रोकने के लिए असम में। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की सभी छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। ठीक है। आगे है असम में जनता भवन सौर परियोजना। असम सचिवालय देश का पहला ऐसा सचिवालय बन गया है जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है। तो असम में जनता भवन सौर परियोजना कहाँ चालू करी गई है? असम में सौर परियोजना है असम में सचिवालय में, पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चल रहा है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री बन गए। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के ये वो हैं, सदस्य हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य हैं। 36वें संसद सिक्किम जो है फुल राज्य का दर्जा जो है 36वें संशोधन अधिनियम 1975 से मिला था। भारत का 22वां राज्य बन गया था। दक्षिण भारतीय राज्य चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। टीडीपी के हैं। ठीक है जी। और 135 सीटें इन्हें मिली हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। केरल ने पाठ्य पुस्तकों में एआई लर्निंग की शुरुआत करी है। तो एआई लर्निंग की शुरुआत किताबों में किसने कर दी? केरल ने कर दी। केरल की किताबों में एआई लर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तेलंगाना का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया है 2 जून को 2014 को। तेलंगाना आधिकारिक तौर पर भारत का राज्य बन गया था। तो 2024 हो चुकी है, तो 10 साल हो चुके हैं ऐसे। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री मन्नूयिर काप्पोम योजना, ये तमिलनाडु की हरी खाद के बीज वितरित करने की योजना है। मुख्यमंत्री मन्नूयिर काप्पोम। अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम क्या है कि 15 से 21 जून तक पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से फाजिल्का जिले में 1 सप्ताह का नशा विरोधी अभियान मिशन निश्चय चलाया है। आगे क्या है? राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क में आयोजित वार्षिक वाटरफॉल सर्वेक्षण के दौरान 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए। तो राजस्थान के जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कितने देखे गए? 64 देखे गए। ठीक है। कहाँ पे? जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क में 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रांसमीटर से टैग किए गए एक प्रवासी पक्षी यूरेशियन या कॉमन विब्रेल को पहली बार कैमरे में कैद किया गया। तो ये कहाँ पे मिला है? छत्तीसगढ़ में मिला है। ये पक्षी है यूरेशियन या कॉमन विब्रेल। ये कहाँ पे मिला है? छत्तीसगढ़ में मिला है। राजस्थान जल स्वावलंबन अभियान 2.0 राजस्थान का है जल स्वावलंबन अभियान। राजस्थान में पानी की कमी है तो वहाँ पे जल स्वावलंबन अभियान है। अपना पानी स्वयं पैदा करेंगे राजस्थान वाले, और 2.0 है ये अभियान।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने हेतु 3 जून को नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए। ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? राष्ट्रीय ई पुस्तकालय है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और क्या है जी? गेल लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में 10 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया। गेल लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में 10 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन का शुभारंभ किया। किसने? गेल ने किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुमोटो लेते हुए ऐतिहासिक मैसूर दशहरा सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हाथी अश्वत्थामा की अप्राकृतिक मृत्यु पर जनहित याचिका शुरू की, जिसकी मृत्यु 11 जून को नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपने शिविर में हुई थी। ठीक है, तो कर्नाटक में अश्वत्थामा मारा गया। चलिए, ये खत्म हो गए राज्य वाले। अब हम आ गए राष्ट्रीय पे। राष्ट्रीय में क्या होता है? डाकघर अधिनियम। 18 जून को डाकघर अधिनियम पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया गया। 18 जून 2024 को पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 लागू हो गया है। यह अधिनियम भारतीय डाक अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो पहला डाकघर अधिनियम कब था? 1898 में था। अब नया डाकघर अधिनियम बन गया 2023 में। तो 1898 वाला जो है डाकघर अधिनियम अब 1923 में चेंज कर दिया गया है। इन्हें वस्तु रोकने का अधिकार होगा। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि डाक सेवाओं के महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अनुचित साधनों को रोकेगा। इस सूची के अंतर्गत 5 सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को शामिल किया गया है। तो इसमें 5 परीक्षा प्राधिकरण हैं जिनके ऊपर ये रूल लागू हो रहे हैं। सभी अपराध संज्ञेय हैं, गैर जमानती हैं और गैर शमन योग्य होंगे। कानून न्यूनतम 3 से 5 वर्ष की कैद मिनिमम होगी, 3 से 5 साल की कैद होगी। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चीटिंग में 5 से 10 साल की कैद या न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। 1 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया, 5 से 10 वर्ष की कैद कर दी है। अपराधों की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर से नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं की जाएगी, यानी बहुत बड़े अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जैसे पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के लोगों के द्वारा की जाएगी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। 9 जून 2024 को मोदी जी ने शपथ ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 9 जून को शपथ ली है। 15वें प्रधानमंत्री हैं ये। मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ लेने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। 71 मंत्रियों ने शपथ ली। कितने मंत्रियों ने शपथ ली? 71 मंत्रियों ने शपथ ली। 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये मंत्री थे। कितने थे मंत्री? 71 थे। 15वें प्रधानमंत्री है। 9 जून को उन्होंने शपथ ली है। उपस्थित विदेशी नेता कौन कौन से थे? विदेशियों को बहुतों को बुलाया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, सेशल्स के राष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल हुए। ठीक है जी। 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए। ये 18वीं लोकसभा थी। कौन सी लोकसभा थी भाई? 18वीं लोकसभा थी। 18th लोकसभा थी ये। 18th लोकसभा है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव भी हुए हैं इसी दौरान। चुनाव कब से कब हुए भाई? 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव हुए हैं। कितने चरणों में हुए? 7 चरणों में। कब से कब तक हुए? 19 अप्रैल से 1 जून तक हुए हैं। कब से कब तक चुनाव हुए हैं? 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव हुए हैं। 19 अप्रैल से 1 जून तक। परिणाम कब निकला? 4 जून को निकला। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। परिणाम कब निकला? 4 जून को निकला।
18 से 19 वर्ष की आयु वाले 1.8 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 से 19 वर्ष के जो नए लड़के थे कितने थे? 1.8 करोड़। 1.8 करोड़ बच्चे थे जिन्होंने पहली बार मतदान दिया है। 1.8 करोड़ बच्चों ने पहली बार मतदान किया है। 1.8 करोड़ बच्चों ने। 74 महिला सांसद चुनी गई हैं। 2019 की तुलना में 4 कम रह गई हैं। 74 महिला सांसद हैं। 74 हैं महिला सांसद। 74 महिला सांसदों को चुना गया है। ये 74 महिलाएं हैं जो कि लोकसभा का 13.63% हिस्सा है। तो 13% हिस्सा हैं ये कितनी? 74 महिलाएं। एनडीए के पास 293 सांसद थे जिससे इन्होंने सरकार बनाई 293 से। इन्हें 272 चाहिए बहुमत के लिए, इनके पास 293 है। टोटल जो है 543 लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनसे 272 चाहिए थे और 293 सदस्य इनके पास हैं। 93% उम्मीदवार करोड़पति हैं। लोकसभा चुनाव जीतने वाले 93% करोड़पति हैं। तो पैसे वाले जीतेंगे, गरीब तो जीत ही नहीं सकता। 93% करोड़पति जीत गए। लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी को 240, कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, तृणमूल कांग्रेस को 29। भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं 240 सीटें, 240 सीटें। शिमला के चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय 24 जून को भारत के कैग जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो कैग से संबंधित एक हेरिटेज क्या कहते हैं संग्रहालय बनाया गया है। वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। कैग का हेरिटेज संग्रहालय कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय लेखा परीक्षा लेखा सेवा के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय यहाँ शुरू किया गया था 1950 में। अब वहाँ पे संग्रहालय बना दिया है कैग मुर्मू ने। और क्या नाम है उसका? चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज। और कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। संविधान के तहत कैग जो है संविधान के तहत स्वतंत्र होता है और इसका कार्यकाल कितना होता है? 665 होता है। 6 साल या 65 ईयर्स। 665 होता है कैग का कार्यकाल। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने? भर्तृहरि महताब बने। भर्तृहरि महताब, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है इनका। भर्तृहरि महताब जो है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, वो प्रोटेम स्पीकर जो है वो भर्तृहरि महताब बने हैं। और लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर जो थे वो जीवी महाबलंकर थे। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों ने प्रतिभाग किया। IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सचिवालय कहाँ पे है? मॉरिशस में। मॉरिशस। पधावन में एक प्रमुख पत्तन का निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो प्रमुख पत्तन कहाँ पर बन रहा है? बधावन में बन रहा है जो महाराष्ट्र में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के पास बधावन में एक प्रमुख पत्तन मेजर पोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, आगे है ग्रीनफील्ड सी पोर्ट। ये डीप सी पोर्ट है ग्रीनफील्ड वाला। एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 होता है। ठीक है, 51 नंबर का है ये। एवियन इन्फ्लुएंजा है H5N1। एवियन इन्फ्लुएंजा है H5N1। ये विश्व बैंक के साथ साझेदारी में पशुपालन मत्स्यपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने भोपाल में, ठीक कहाँ पर? भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक एंड रेस्पॉन्स सिमुलेशन एंड एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन किया।
एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है, ये H5N1 से होता है, विशेष रूप से जंगली पक्षियों और घरेलू मुर्गियों को प्रभावित करता है। संगम डिजिटल ट्विन पहल, IIT दिल्ली और DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की संगम डिजिटल ट्विन पहल, ठीक है, इसका आयोजन किया गया। तो किसका आयोजन किया गया? IIT दिल्ली और DOT का जो एक संगम डिजिटल ट्विन पहल का आयोजन किया गया। संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल, जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? ये किया है संसद भवन में। प्रमुख नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं जो इधर उधर थी, सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल बनाया है संसद भवन में। जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल बनाया है। स्पर्श सेवा केंद्रों के विस्तार के लिए समझौता, रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने 4 बैंकों में स्पर्श सेवा केंद्र स्थापित करे हैं। स्पर्श क्या है? पेंशन प्रशासन प्रणाली, रक्षा प्रत्यय पेंशन संस्करण के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। ठीक है, स्पर्श जो है वो पेंशन रक्षा वाले जो लोग हैं, पेंशन वाले, उनके लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। ठीक है, वो 4 बैंकों में किया जाएगा। वो कौन कौन सी बैंकें हैं? बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है उत्कर्ष, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के संस्थागत ढांचे के निर्माण हेतु समझौता, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत डिजिटल ढांचा बनाने हेतु 3 जून को नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ समझौता किया है। तो कुल मिला के राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाया जाना है दिल्ली में, जिसके लिए समझौता किया गया नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ में। और ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है, शायद डिजिटल लाइब्रेरी है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान चालू किया मोदी जी ने। पर्यावरण दिवस जो 5 जून होता है, उसके अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, इस पहल की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव, गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वन रोपण द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित करना है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 में दुनिया भर में मनाया गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से चालू हुआ है, 5 जून से। कला एवं संस्कृति, कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर है। तो पूछेंगे साहित्य वाला शहर कौन सा है? वो है कोझिकोड। केरल के कोझिकोड आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित कर दिया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर है साहित्य वाला, कौन सा है? कोझिकोड है। साहित्य श्रेणी में से जगह मिल गई है। कैलिको शब्द जो हाथ से बुना हुआ एक बढ़िया सूती कपड़ा है, इससे कालीकट शब्द का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है जी, कोझिकोड जो है कालीकट में ही है। शास्त्रीय पुरातनता और मध्य युग के दौरान कोझिकोड को पूर्वी मसालों का प्रमुख व्यापारिक बिंदु के रूप में इसकी भूमिका के लिए मसालों का शहर कहा जाता था। 7 जून 2012 को शहर के विभिन्न शहरों में इस समय स्थित विभिन्न वास्तुशिल्प मूर्तियों के कारण कोझिकोड को मूर्तियों का शहर या शिल्प नगरम का टैग भी दिया गया था। तो अब ये बन गया वर्ल्ड हेरिटेज कोझिकोड। साहित्य का शहर है कोझिकोड, साहित्य का शहर। श्रीनगर विश्व शिल्प शहर घोषित कर दिया गया है। तो विश्व शिल्प शहर कौन सा है? श्रीनगर है। तो श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर, चौथा भारतीय शहर है जो शिल्प शहर है। इसके अलावा जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर भी हैं। हाथ से बुने हुए कालीन, पश्मीना शॉल, कागज़ की कलाकृतियाँ वगैरह बनाते हैं ये लोग। ठीक है, आगे राष्ट्रपति भवन में पहली बार रज पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रज गीत, मयूरभंज छऊ नृत्य, संबलपुरी नृत्य, कर्मा नृत्य प्रस्तुत किए गए। रज पर्व उड़ीसा के 3 दिवसीय अनूठा त्यौहार है। तो राष्ट्रपति भवन में पहली बार रज पर्व को मनाया गया। कौन से पर्व को मनाया गया? रज पर्व किस प्रदेश का है? उड़ीसा का है। रज पर्व जो है उड़ीसा का है। अम्बुबाची मेला, असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बुबाची मेला कहाँ पर है? गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में है। कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है। शक्ति पंथ के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थलों में से एक है।
तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय पूरा। अब आ गए हम लोग आर्थिकी पर। आर्थिकी में क्या है, सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था की गई है। वर्ष 2024 से लेकर 27 की अवधि के लिए की गई है। सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय की व्यवस्था कर ली है इन्होंने 2027 तक। जनवरी मार्च 2024 में 0.6% का चालू खाता अधिशेष था। छोड़ो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। करंट अकाउंट सरप्लस होगा भाई जनवरी से मार्च में। इस प्रकार वित्त वर्ष में चालू घाटा घटकर $23 बिलियन या जीडीपी का 0.7% हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2023 में 2% था। इससे बहुत सुधार आ गया, बड़े मज़े आ गए। ठीक है, हो गया होगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है। 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत। आर्थिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3 2024। आर्थिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3 2024 जारी किया गया है। जीडीपी की वृद्धि का दर का इन्होंने जो S&P ग्लोबल रेटिंग की जो आर्थिक आउटलुक है एशिया पैसिफिक वाला, उसमें 6.8 रखी है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे क्या है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट NSO द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वहाँ ये आयोजित वो करी गई है। भारतीय कृषि योग्य भूमि में विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। कृषि योग्य भूमि जो है भारत में दूसरे स्थान पर है दुनिया में। अनाज का उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि में दुनिया में दूसरे स्थान पर है भारत। अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मूंगफली और फल सब्जियां, गन्ना, चाय, जूट में अग्रणी है, नंबर 1 है। ठीक है, अनाज उत्पादन में है तीसरे स्थान पर। मूंगफली, फल सब्जियां, गन्ना, चाय, जूट वगैरह में अग्रणी है। दूध में सबसे बड़ा है, दूध में तो नंबर 1 है। अंडा में दूसरा है। मांस में 5वां है। ये याद रखना है कि दूध में नंबर 1 है, अंडे में दूसरे नंबर पर है, मांस में 5वें नंबर पर है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि में दूसरे नंबर पर है। बस इतना ही। आगे है उच्चतम अनाज उत्पादन का उच्चतम मूल्य उत्तर प्रदेश। फलों सब्जियों का उच्चतम मूल्य जो है पश्चिम बंगाल में। फल सब्जी पश्चिम बंगाल में बहुत महंगी मिलती है और अनाज जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। आंध्र प्रदेश मत्स्य पालन और जलीय कृषि का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है 2022-23 तक। आंध्र प्रदेश जो है मत्स्य पालन और जलीय कृषि का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। तो मछली वगैरह और जलीय में कौन नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश 2022-23 तक 15-16 से। ADB द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली है तो $170 मिलियन का ऋण दे दिया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB। उसने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने के लिए भविष्य में महामारियों से निपटने के लिए $170 मिलियन का ऋण दिया है। तो कितने मिलियन डॉलर दिए, $170 मिलियन दिए हैं। 170 रुपये दे दिए इन्होंने। कही है कि भाई आप जो है अपना महामारी से निपट लेना। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसका अध्यक्ष जो है मासा सुगु असाकावा हैं, जापान के। इसका मुख्यालय फिलीपींस की मनीला में है। ठीक है। राजस्थान में 550 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा की परियोजना बनाई जा रही है। इस परियोजना को कनाडा स्थित अग्रणी वैश्विक निवेश फर्म ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो जापान में 550 मेगावाट की सौर ऊर्जा है। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना। ये इम्पोर्टेंट है। IIT हैदराबाद और रेनेसास के मध्य 3 वर्षीय समझौता हुआ है। तो IIT हैदराबाद और जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने VLSI वगैरह बनाने के लिए एक समझौता किया है। यह साझेदारी भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और मेक इन इंडिया के उद्देश्य का समर्थन करती है। तो IIT हैदराबाद और रेनेसास जापान की। चलिए अब पहुंच गए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या हुआ भाई, 50वां G7 शिखर सम्मेलन
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इटली के फसानो शहर में हुआ है, अपुलिया में स्थित फसानो में, इटली के अपुलिया स्थित फसानो शहर में G7 का हुआ। इसका मेजबान कौन है? इटली है। नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया। इसके दौरान उन्होंने उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर G7 आउटरीच सत्र को संबोधित किया। G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का शुभारंभ भी किया इन्होंने। और क्या है जी? G7 में कौन कौन से देश हैं? तो इसमें साहब इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके और यूएसए हैं। ठीक है, तो यूके यूएसए तो सब में होते ही हैं ऐसी चीज़ों में। और कौन है? इटली में तो ये हुआ ही था। तो इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ये वहाँ के आसपास के देश हो गए, और कनाडा और जापान हो गए। अगला क्या है? श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ पर है? ये है श्रीलंका में। एस जयशंकर ने श्रीलंका में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ में मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC का उद्घाटन किया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC का उद्घाटन किया है जयशंकर ने श्रीलंका में। MRCC का निर्माण भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL द्वारा किया जा रहा है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा हो गई। यार अभी कोई नहीं पूछेगा, उसके बाद रिटायर भी हो गई है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत सेकंड नंबर का बांग्लादेश का, और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है एशिया में बांग्लादेश है। भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश से इंडिया में होता है, और भारत को लगभग $2 बिलियन का बांग्लादेशी निर्यात होता है। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक हो गई होगी भाई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वाले अगले पेज पर। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति बन गए हैं। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल मिल गया इनको। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया कार्यकारी, केप टाउन विधायी और ब्लामफोंटेन। ठीक है, ब्लोमफोंटेन है, प्रिटोरिया है, और केप टाउन है। केप टाउन में राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं वो बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए सिरिल रामाफोसा। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल गई है। ठीक है, तो थाई लोग जो है वो समलैंगिक विवाह कर लेते हैं। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, तो एशिया में 3 देश बन गए हैं, ताइवान, ठीक है, नेपाल और थाईलैंड। ये समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है इन्होंने। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन किया गया। इसमें रूस को आमंत्रित ही नहीं किया गया। यूक्रेन के लिए शांति सम्मेलन इन्होंने स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में करा लिया। स्विट्जरलैंड में करवाया है इन्होंने शांति का सम्मेलन, जिसमें रूस को नहीं बुलाया। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था जिसने शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात ने अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के बारे में क्या जानकारी है भाई? ये सब नए सदस्य बने हैं कुछ लोग, जैसे डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। देखो, पनामा, सोमालिया, पाकिस्तान, ये तो सब आतंकवादी देश हैं। इसके अलावा डेनमार्क है और ग्रीस है। ठीक है, पनामा, सोमालिया और पाकिस्तान और ग्रीस और डेनमार्क ये बने हैं अस्थायी सदस्य। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बने गए हैं। ये 2 वर्षीय कार्यकाल होता है इसका, 2 वर्षीय कार्यकाल होता है जो 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा। ये देश मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे। मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे। यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्यों का प्रावधान है। 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। परमानेंट 5 जो हैं वो कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी, चार्टर द्वारा।
1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। भारत, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला संयुक्त प्रयास बनाने के लिए संयुक्त प्रयास और गठबंधन की शुरुआत की है। कहाँ पर की है? कैलिफोर्निया में की है। भारत, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, ये अमेरिका के चेले हैं सारे। इन सब ने बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की है। कोविड-19 महामारी के दौरान अनुभव की गई दवा आपूर्ति की कमी के जवाब में यह गठबंधन शुरू किया गया है। अमेरिका द्वारा मिनटमैन 3 ICBM का परीक्षण। हथियार रहित मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 ICBM का परिचालन परीक्षण किया गया। मिनटमैन 3 है ICBM, उसका परिचालन परीक्षण किया गया है। परीक्षण का उद्देश्य अमेरिका की परमाणु निवारक क्षमता का प्रदर्शन करना था। ठीक है, अमेरिका ने किया है इसका। जो मिनटमैन 3 ICBM है उसका यूज़ किसने किया? अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने इसका परीक्षण किया है मिनटमैन 3 का। क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तो क्लाउडिया शिनबाम है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। तो मेक्सिको की महिला राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया शिनबाम। इस पद पर आसीन होने वाली पहली यहूदी नेता और है। ये मेक्सिको सिटी जो है मेक्सिको की राजधानी है। क्लाउडिया शिनबाम जो है वहाँ की प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। ठीक है। अदानी पोर्ट्स द्वारा दारा एस सलाम पोर्ट टर्मिनल का संचालन किया जा रहा है। तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह, ठीक है, ये अडानी पोर्ट इसे चलाएगा। तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह को कौन चलाएगा? अडानी पोर्ट चलाएगा। तंजानिया हिंद महासागर तट पर स्थित पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी जो है डोडोमा सिटी है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा सिटी। अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो तंजानिया में है। तंजानिया विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील है। तंजानिया में टंगानिका झील, किलिमंजारो जो पर्वत है वो भी तंजानिया में है। डोडोमा सिटी तंजानिया में है। और क्या है भाई, यहाँ पे एक दार एस सलाम पोर्ट है जिसे अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स जो है वो चलाएगा। दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी, साउथ कोरिया ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च कर दिया है। KASA, कोरिया की स्पेस एजेंसी, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने 2032 से पहले चंद्र लैंडर की योजना बनाई। बताओ, अभी चालू करेंगे 2032 तक जाके चंद्रमा पर लैंड भी कर देंगे ये दक्षिण कोरिया वाले। भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण कर ली। ठीक है, किसी का अध्यक्ष बनेगा तो इम्पोर्टेंट है। तो कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष बन गया है भारत ने। जिनेवा में कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। और साल 2003 में कोलंबो प्रक्रिया की स्थापना की गई थी। कोलंबो प्रक्रिया एशिया के 12 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। भारत 2003 से कोलंबो प्रक्रिया का सदस्य रहा है। ठीक है जी, ये भी हो गया ख़त्म। अब हम आ गए हैं साइंस एंड टेक में। चलिए अब इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।